That's the story. That's the man at the center, Asaduddin Owaisi, exclusively on TV9. You know something, he's known to be a firebrand politician, and there are several reasons for it. The man helmed the AIMIM and has ruled the old city in Hyderabad, which he got as a legacy almost from his father. In 2019, the lawyer-politician Asaduddin Owaisi's party secured around 59% of the vote, decimating every other rival in his bastion of old city in Hyderabad. And the last assembly elections in November, AIMIM won 6 out of 7 seats, which is no mean feat. Often seen as controversial, Owaisi is somebody who speaks his mind and says as it is. Take a look at Asaduddin Owaisi in an exclusive interview with TV9. भीड़ बहुत है यहाँ पर, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे कि आप यहाँ पहुँचेंगे। तो इस कदर की जो भीड़ है वो हर तरफ हमें दिखाई दे रही है हैदराबाद में, जहाँ पर आपका जिक्र है। नहीं, अल्लाह का करम है, ये अवाम की मोहब्बत है, इनका भरोसा एतमाद है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक अमानत भी है, और एक किस्म से एक बोझ भी है। तो आप कोशिश कर रहे हैं हम तमाम लोग उस जिम्मेदारी को और उस मोहब्बत के ऊपर उतरने की, अवाम में जो एक एतमाद है उसको हम कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, आप कह रहे हैं समर्थन है आवाम का, लेकिन आपके विरोध में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ तो बोगस वोटर बहुत हैं। मतलब लाखों में संख्या बता देते हैं, जितना आपका मार्जिन बढ़ता जाता है उतना वो बोगस वोट हर साल बताते हैं कि ये बढ़ गया है बोगस वोट। अब देखिए, वो हम लोग हैदराबाद में कहावत बोलते हैं कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, और हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, और फिर लोगों को इलेक्शन कमीशन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ऑब्जेक्शन दाखिल करिए। फरवरी में वोटर लिस्ट आ जाती है। अब उसके बाद ये बकवास करना, तो इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन है। एक नेता नहीं बल्कि अहमक किस्म के आदमी है जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से घाट घाट का पानी पी कर आए, वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो उन्हीं को इन लोगों ने दे दिया, अब वही तोते की तरह रटे जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन 4 महीने पहले चुनाव हुआ, 4 महीने पहले। अब बताइए, इस तरह की वाहियात बात करें, 6.5 लाख किसको बोलते हैं? हैदराबाद में कहा जाता है कि ये किला है, ओवैसी साहब का किला है, आपके परिवार के पास ये सीट बहुत ज़माने से रही है। इतना आपका जलवा हैदराबाद में देखने को मिलता है और कहा जाता है कि ये गढ़ है ओवैसी साहब का, तो यहाँ से बाहर तेलंगाना की बाकी और सीटों पर भी क्यों उतने ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं? या इस बार ऐसा इरादा है 17 में से कितनी सीटों पर AIMIM उस तरह की ताल ठोकेगी जैसे हैदराबाद में ठोकती है? तेलंगाना की हद तक तो हमने फैसला ले लिया है कि हम हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट ही लड़ेंगे, 17 में पार्लियामेंट की सीटों में से। और माबाकी पार्लियामेंट की सीट्स में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम आवाम से अपील करेंगे, जनता से, कि बीजेपी को शिकस्त दें। हमारा तेलंगाना में किसी से अलायंस है भी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस हुआ है। यूपी में हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा के साथ हमने मिलकर एक PDM बनाया है, और महाराष्ट्र में शायद इम्तियाज़ जलील साहब कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी इस पार्लियामेंट इलेक्शन की मोटा ये, और राजस्थान में हमारे यूनिट से हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों से, जमील खान से बात हुई है। तो उन लोगों का कहना था कि हम अलवर की सीट पर वहाँ पर एक कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब देखिए, बात करिए, देखते हैं क्या होता है। और फिर एक और BPA पार्टी है, तो उनसे बातचीत चल रही है, तो पता चलेगा। वैसे साहब ये समझाएं आप, उत्तर प्रदेश पर फोकस है आपका, बिहार की अहम सीटों पर आपका फोकस है, महाराष्ट्र में भी है, तो तेलंगाना में हैदराबाद के आगे क्यों नहीं है? यहाँ पे भी कई ऐसी सीट हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ या बिहार के साथ अब तेलंगाना जैसे प्रदेश को कंपेयर करना गलत है। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्या है कि अभी 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमको उसको सामने रखकर भी फैसला लेना पड़ेगा। तो मतलब उत्तर भारत पर नजर टिकी हुई है, फिर वो बाद में फिर वो इल्जाम लगा देंगे। नहीं, इल्जाम तो लगता रहेगा। बताइए, अगर
एक सिटिंग एमपी को समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट टिकट नहीं देते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? रामपुर आप बेहतर जानते हैं, वहाँ के उनका यूनिट कह रहा है कि हम काम ही नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? हर जगह पर आपके लोग आपको छोड़कर भाग रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? तो आप अपनी अनानियत की वजह से या अहंकार बोलिए या गलतियों से आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं बीजेपी को, तो इसमें मेरा क्या करना है? लेकिन ये तो हमेशा कहा जाता है कि आप बयान देते हैं मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कि वो क्या, उनकी क्या नीतियां हैं, वो नीतियां ठीक नहीं हैं देश के लिए, उनके विरोध में राजनीति होनी चाहिए, उनसे अलग राजनीति होनी चाहिए। लेकिन नुकसान पहुंचता है उन लोगों को जो उनके विरोध में ही खड़े हैं। अब ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि अब ये कल ये भी कह देंगे वैसे से आप सांस मत लीजिए, आपके सांस लेने से उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये तो गलत बात है ना भाई। अगर मैं पहले तो मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तब भी आप समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुरादाबाद में मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि वहाँ पर आपने उनको टिकट नहीं दिया सिटिंग एमपी को। वहाँ के कई उन्हीं के पार्टी के नेता हमको आकर क्या क्या बातें कही, हम बोले नहीं भाई हम एसटीएसएन साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं और वो अगर कुछ फैसला लेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। उन्होंने फैसला नहीं लिया। रामपुर के कई लोग हमसे रब्ता किए, हम बोले भाई आप रामपुर में हम इज़्ज़त करते हैं, वो जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, बेटा जेल में, हम खामोश हो गए। भाई आप अगर सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करना आपका एक आर्ट बन चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताइए 2014, 2017, 2019, 2022 चार इलेक्शन आप हार जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं किसी और पर। अब इसका तो हल मेरे पास नहीं है। एक तरह के वक्तव्यों को सुना होगा आपने, या ये कहा जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मुस्लिम समाज की ही बात करते हैं या मुस्लिम हितों की ही बात करते हैं। ये बोलना है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ एक ही समुदाय की बात करती है और दूसरे समुदायों के खिलाफ है, सरासर झूठ है ये। अब अच्छा, इसमें हमारा एक स्वामी यादव एक कॉरपोरेटर हैदराबाद में, वहाँ पर तो मुस्लिम वोटर बहुत कम है, उसके बावजूद भी स्वामी यादव जीतता है। लेकिन फिर आपकी जो बयान आते हैं, जो आपकी स्पीच आती है, वो जो स्पीच है, बयान है, जो आपके वक्तव्य सुनाई देते हैं, उसमें ये जिक्र नहीं होता है। नहीं, इससे नहीं, देखिए इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आप लोगों की गलती, मैंने आपकी बरादरी की। तो आपको जो दिखता है जिससे आपको फायदा होता है आप उठा लेते हैं, मगर हम तो बोलते हैं। अब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ राजमोहन के लिए 2-3 घंटे कैंपेन किए और राजमोहन थोड़ा परेशान भी थे पिछले बार में, बोला भाई आराम से रहे, तो एक नहीं हम लोग 2 सीट जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। अब की बार ये भी सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि इस बार क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी ये कोशिश है कि वो हैदराबाद में ही रहे और बाकी जगह चुनाव प्रचार करने के लिए ना जा पाए, यहाँ पर आपको भी एक मजबूत कैंडिडेट के जरिए टक्कर देने की कोशिश है, तो क्या वो चुनौती मिल रही है? देखिए, मैं तो वो इलेक्शन भी देख चुका हूँ। मेरे फादर का 1984 का पहला इलेक्शन लोग नहीं जानते, सिर्फ 5000 वोट से जीते थे हमारे वालिद मरहूम, हमारे कायद लीडर हमारे। फिर 96 का एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था जिसमें वेंकैया नायडू खुद खड़े हो गए, पार्टी से एक रेबल कैंडिडेट खड़ा हुआ, तब भी वो हम लोग कामयाबी हासिल की अल्लाह के फजल करम से। फिर 2009 में ऐसा ही इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में हम कैसा पिक एंड चूज़ कर सकते हैं अपने अपोनेंट को? जो भी आएगा हमको मुकाबला करना है। बीजेपी से मुकाबला होगा, उनकी आइडियोलॉजी पर होता है, होता रहेगा। नहीं, पर किले को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्या इस बार? नहीं, चाहे इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन हो, जिला परिषद का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, मेरी पॉलिटिकल डिक्शनरी में कि कोई इलेक्शन को आप इजी नहीं ले सकते। यकीनन आपको मेहनत करना है, मेहनत करते आ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे मेहनत के एतबार। बीजेपी भी ये कहती है कि हम तो 24 घंटे ना ये सब हैदराबाद के हद तक हम जानते हैं बीजेपी में क्या होता है। बीजेपी चुनाव से पहले एक्टिव होती है, मगर उसके बाद बीजेपी और दूसरे पार्टीज हेलो बाय बाय भूल जाते हैं जनता। हम तो इनके साथ रहते हैं। 2024 के लिए क्या मिशन है आपका? हैदराबाद सिर्फ जीतना या क्या लार्जर मिशन क्या है? नहीं, 2024 में के लिए अब तक तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट्स को अनाउंस किया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे। वो यूपी के लिए पल्लवी पटेल साहिबा जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगी हम जाके उनके लिए कैंपेन करेंगे। AIDMK के लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मैं उनके लीडर से नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि डेट्स क्लैश हो रहे हैं।
महाराष्ट्र में हमको कैंपेन करना है तो करेंगे जाकर, और यूपी में, बिहार में, जहाँ कहीं भी हमको जाना है हम जाएंगे, करेंगे। तो ये हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग महंगाई को देखिए, आप लोग बेरोजगारी को देखिए, आप लोग चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, भारत की ज़मीन पर, इन चीज़ों को देखकर आप बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करिए। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट यहाँ से जिनको उतारा है वो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुई, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, माधवी लता जी, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो कितने वोट से आपको हराने वाली हैं। मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना है। तो ये नहीं, वो बड़े लोग हैं, चमत्कार हो सकता है उनसे, नहीं मालूम मुझे। उनको अभी सर्टिफिकेट देना, नहीं, इनको एक मिनट ठहरो, उनको अभी से सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। अब क्या है, चुनाव भी ना लड़े, क्यों करना है धूप में मेहनत, हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी दे देना चाहिए। बोलते हैं, बोलना चाहिए। अब देखिए, आप खुद कह रही हैं कि वो पार्टी में नहीं थी, सब ठीक है। देखिए, हम प्रिवी नहीं है उनके पार्टी अफेयर्स के बारे में। हम अपना काम की बुनियाद पर मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक एक करके माधवी लता जो आरोप लगा रही हैं, 2-3 आरोपों का मैं चाहूंगी कि आप जरूर जवाब दें। वो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं आप पर। एक कह रही हैं कि गरीबों का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं गरीबी में पली हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैगुआर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, महल में वो रहते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे? ऐसा है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मालूम। डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता मुसलमान को, बैकवर्ड क्लास को और एसटी को। जो बड़े लोग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते तेलुगु में, पेद्दलू बोलते हैं, दुर्रा बोलते, दुर्रलू, पेद्दलू, उनको क्या मालूम होता डिस्क्रिमिनेशन तो ये गरीबों को मालूम होता। हम जीते इनके साथ, मरते इनके, दुर्रलू हैं, पेद्दलू, उनको क्या मालूम। अब रहा सवाल कि भाई मैं कोई चमन में चलकर तो सियासत नहीं की अब तक। मैं कई मरतबा जेल जा चुका हूँ, मुझ पर पुलिस ने हमला किया, मेरी गाड़ी पर गोलियां चली। तो ये सब हम देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। तो ये हर अवामी मसले पर, महंगाई देख लीजिए, डॉलर क्या था आज 84 हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, 400 पार, पेट्रोल 100 पार हो गया। अब मोटरसाइकिल पे सब गरीब फिरता है, कहाँ से लाएंगे सब पेट्रोल के पैसे? तो इन मसाइल पर तो नाकाम साबित है। हाँ, बीजेपी ने तो भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप से बोलिए, पॉलिटिकल कैनवस से तो अल्पसंख्यक समाज को तो गायब ही कर दिया, मार्जिनलाइज छोड़ी, उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया।